विकल्प ई सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 एवं 5 पर उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व यूनिलैटरल एलिमेंट्स हैं, परंतु ये तीनों किसी भी विकल्प में एक साथ विद्यमान नहीं है। क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर उल्लिखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित तत्व को यदि हम व्यक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ले तो यह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकलते हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु यह संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है। राज्यपाल संबंधी उपबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 356 एवं 357 समवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद 254 राज्यों का नाम और भूगोल राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 एवं 4 राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368 अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डी को सही उत्तर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? पहला, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यों की नियुक्ति। तीसरा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है राज्यपालों की नियुक्ति, ये एकात्मक तत्व है संघीय व्यवस्था में। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी है। और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। और अखिल भारतीय सेवाएं 2, 3 और 5, ऑप्शन बी, ये तीनों हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यूनाइटेड ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है, यथा सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान आदि हैं। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। भारत में संघीय व्यवस्था में से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न हैं। चौथा, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। तो संघीय व्यवस्था में संबंधित कथनों में सही कूट का चयन करना है। तो संघात्मक व्यवस्था में
संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और दूसरा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में सबसे अधिक शक्तियाँ इसमें एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं। नेक्स्ट, कथन भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ये दोनों कथन सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा जाता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन A तथा कारण A दोनों सही है तथा कारण R इसकी सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। कथन A राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन A दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, इसीलिए लोग शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा गया है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? A एस.ए. डांगे, B राम मनोहर लोहिया, C महात्मा गांधी, D जयप्रकाश नारायण। तो दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। C और D। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। वे दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। कथन भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। दोनों कथन सही है और
ए का सही व्याख्या करता है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। कथन ए और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन ए का सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य भी किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। कथन महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। दोनों कथन सही है और आर्क ए का सही व्याख्या है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उसके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें ऑप्शन ए होगा। स्टार मार्क है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हो सकता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपरोक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक तथा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसके संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः बेसिकली संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गा दास बसु भी करते हैं। अतः यह कहना कि संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक सत्य नहीं है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। अतः संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने।
भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी. ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो हम लोगों ने पढ़ा, ये कहा था केसी वियर ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से यह किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कहा था केसी वियर ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वियर का है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। नेक्स्ट, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो यह किया था हर्बर्ट साइमन ने। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और एफ.डब्ल्यू. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ए. यदि विधियाँ अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो यह स्वाधीनता के लिए खतरा है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये कथन सही होगा। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के लिए अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये जॉन लॉक की कथन अनुसार है। निम्नलिखित में से कौन विकास की अवधारणा से संबंधित है? ए. फ्रेड डब्ल्यू. रिंग्स, बी. फ्रैंक मेरिनी, सी. एल्टन मेयो, डी. गेबलर आर्सबोन। तो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है फ्रेड डब्ल्यू. रिंग्स। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू. रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। ये कथन है विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू. रिंग्स संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ए. हर्बर्ट साइमन, बी. पॉल एच. एल्पी, या सर जोजिया टॉमस, या हेनरी फोल। तो हेनरी फोल लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है।
प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इसके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण हो गया। यह कथन किसका है? यह कथन बी डॉनहम द्वारा है। बी डॉनहम ने ये बात कही थी, यदि हमारी सफलता विफल होती है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। बी डॉनहम द्वारा। बी डॉनहम ने अपनी पुस्तक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1936 में कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य ये है, संसदीय पद्धति की सरकार ये है, संघीय नीति ये है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये गलत है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? यह एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के एक समान व्यक्ति में निहित हो। और डी, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो एक सही नहीं है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, ये सही नहीं है, यही ऑप्शन होगा। बाकी ये नहीं होना चाहिए। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये सही है। सर्वोच्च शक्ति राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, यह नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, यह सही है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय व्यवस्था के ही प्रारूप है। निम्नांकित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ए, शक्तियों का परिसीमन, बी, विधि के समझ क्षमता, सी, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, डी, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। सही उत्तर चुनिए। विधि के शासन के प्रमुख लक्षण है शक्तियों का परिसीमन, विधि के समझ क्षमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है। स्वतंत्रता के नागरिक अधिकार, ये सही है। तीसरा ऑप्शन को हट के ये 1, 2 और 4 होगा। प्रोफेसर डाइसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 लक्षण दिए। विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। विधि के समझ क्षमता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। विधि भी भावना की प्रबलता, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं के निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिमाण है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।